हे गाइस, मैं हर्षद अली। वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। आज के इस वीडियो में सामान्य अध्ययन में एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट के 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हम लोग। आप इस वीडियो के साथ बने रहिए। इस वीडियो से बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिएगा। इस विषय को इंपॉर्टेंट हम इसलिए कहते हैं और जो सरकार या संस्थाएं हैं इस विषय को लागू करने का एक मेन जो पर्पस है वो ये है कि जो हमारा जीवन है, जो हमारा स्वस्थ जीवन है, वो हमारे जब तक हमारा पर्यावरण सुरक्षित है तब तक ही संभव है। इसलिए इसकी जागरूकता के लिए आपने देखा होगा स्कूल लेवल पर भी इन्वायरमेंटल स्टडीज पर्यावरणीय अध्ययन को शामिल किया जाता है। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसके सिलेबस को, इसके टॉपिक को शामिल किया जाता है प्राथमिकता देते हुए। और ये जो टॉपिक है आज हम डिस्कस करेंगे इसके प्रश्नों को। ये आपकी जो शिक्षक भर्तियां हैं जिसमें आपका सुपर टेट की परीक्षा है, इसमें प्राइमरी और जूनियर दोनों परीक्षाओं के सिलेबस में शामिल है। ये यूपी टेट के सिलेबस में शामिल है। ये एसएससी में इसको शामिल किया जाता है, यूपीपीसीएस में इसको शामिल किया जाता है, इवन यूपीएससी में भी इसको शामिल किया जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट है, तो इसके प्रश्न आपसे डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चन के साथ कई सारे क्वेश्चन्स को हम डिस्कस करते चलेंगे। चिंता मत करिए, एक एक पॉइंट यहां समझ में आएगा आपको। इससे पहले हमने इन्वायरमेंटल स्टडीज का एक कोर्स बनाया था, आपको डिटेल्ड कोर्स है वो, तो उसके प्लेलिस्ट चैनल पर लगी है, आप उसको देख लीजिए। वहां से सारे प्रश्न आप बहुत आराम से यहां अटेम्प्ट कर पाओगे। आइए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल देखिए आज का, पर्यावरण किससे बनता है? जो इन्वायरमेंट है इसका फॉर्मेशन किस चीज से होता है? तो एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, यहां पर व्याख्या के साथ चलेंगे। बहुत आराम से देखिए, एक ही बार में इस वीडियो को आप देखोगे पूरा जो क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे सारे प्रश्न आपके। तो पेशेंस बना करके रखना है। यहां पर बार बार पढ़ने से अच्छा एक बार यहां समझ लीजिए, फिर आप आंसर कर पाएंगे। पहली बात है, पर्यावरण कहते किसे हैं, कैसे बनता है पर्यावरण? कोई भी एक इंडिविजुअल हो सकता है, जैसे मान लीजिए ये आप हैं, आपके चारों ओर बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, जैसे मौजूद हैं हमारे चारों ओर बहुत सारी। जैसे आप एक रूम के अंदर बैठे तो आपके सामने एक टेबल है, दीवारें हैं, है ना, फैन है, चेयर है, बेड है, कपड़े हैं, ये सारी चीजें हो सकती हैं। घर के बाहर आकर के आप देखेंगे तो पर्वत, नदियां, पहाड़, कार, हर एक चीज मौजूद होगी आपके पास। तो जो भी चीजें आपके चारों ओर मौजूद हैं, प्रेजेंट हैं, उपस्थित हैं, वो सारी मिलकर कंबाइंडली एक साथ उन सबको हम बोलते हैं पर्यावरण। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या होगी? हमारे चारों ओर उपस्थित या हमारे चारों ओर विद्यमान सभी वस्तुएं पर्यावरण कहलाती हैं। जरा ऑप्शन में चेक करो, इसमें ऐसा कुछ है लिखा हुआ क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, नए नए शब्द हमें दिए हुए हैं। हमारे चारों ओर क्या चीजें हैं? देखिए, कुछ ऐसी चीजें हैं जो निर्जीव हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जो सजीव हैं। हमारे चारों ओर दूसरे लोग भी तो हैं, जानवर हैं, पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं। तो हमारे चारों ओर सजीव भी हैं, निर्जीव भी हैं। तो हम कह सकते हैं कि पर्यावरण क्या है? सजीवों और निर्जीवों से मिलकर या सजीवों और निर्जीवों के सम्मिश्रण को ही हम पर्यावरण कहते हैं। इस प्रश्न की जो व्याख्या आप सुन रहे हैं वो हमने अपने डिटेल्ड कोर्स में कराया है और इसकी पीडीएफ हमने अपने टेलीग्राम में आपको ऑलरेडी दे दी है। तो हम कह सकते हैं कि पर्यावरण सजीव और निर्जीवों से मिलकर बना होता है। सजीव को ही हम बोलते हैं जीवीय घटक या इसी को बोलते हैं हम बायोटिक कॉम्पोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। निर्जीव को हम बोलते हैं अजैव घटक या इसी को बोलते हैं नॉन लिविंग या अबायोटिक कॉम्पोनेंट। सजीव की अगर हम बात करें, इसमें क्या आएंगे? एक तो जितने भी जीव जंतु हैं, जैसे जानवर हैं, हम लोग हैं, है ना, इंसान, मानव है, जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी सूक्ष्म जीव हैं, ये सब सजीव हैं। ये बायोटिक या जीव घटक है। तो पर्यावरण किससे बनता है? जीवीय घटकों से बनता है। ये अभी देख लिया हमने, ठीक है, बिल्कुल। दूसरा है पर्यावरण और किससे बनता है? पर्यावरण में तो सारी चीजें आती हैं, सजीव भी निर्जीव भी। तो दूसरा क्या है? भू आकृतिक घटक। भू आकृतिक मतलब जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो आकृति स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, जैसे आपके पहाड़ है ना, नदियां हैं, झरने हैं, जो स्ट्रक्चर ऑलरेडी हमें मिले, प्लाटियो हैं जो ऑलरेडी विरासत में मिले हैं हमको, प्रकृति ने जो दिए हैं, तो वो क्या है? भू आकृतिक। वो सब क्या है? निर्जीव हैं। निर्जीव हैं तो क्या है तो निर्जीव ही, चाहे भू आकृतिक उनको नाम दे दिया हमने तो निर्जीव में आ जाएंगे आराम से। तो ये क्या है? पर्यावरण इनसे भी मिलकर के बना होता है। अगला है अजैव घटक। अभी देखा है बिल्कुल, पर्यावरण अजैव घटकों से मिलकर भी बना होता है, यानी जैव घटक, अजैव घटक, भू आकृतिक घटक, इन सभी से मिलकर के बना होता है हमारा पर्यावरण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इसी प्रश्न को ऐसे पूछा गया है कई सारी परीक्षाओं में।
ऐसे कि इनमें से कौन सा पर्यावरण का घटक नहीं है, या इनमें से कौन सा पर्यावरण का जैविक घटक या जीवीय घटक या बायोटिक कंपोनेंट नहीं है। इस तरह से भी फ्रेम करता है आपको उलझाने के लिए। अगले सवाल पे चलेंगे। सवाल नंबर 2 है, सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है। इंग्लिश में सतत विकास को हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या इसी को बोला जाता है धारणीय विकास। पहले इसको समझ लेते हैं कि होता क्या है। इस पे बहुत प्रश्न बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है ये पूरे विश्व के लिए। तो जो आज हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है, जो हमारे पास प्राकृतिक संसाधन प्रकृति ने आज हमें दिए हैं, जैसे वन है, जल है, वायु है, सनलाइट है, और जो तेल वगैरह निकालते हैं हम यहाँ से ज़मीन से, ईंधन है। यानी हम कह सकते हैं जो प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्रकृति ने दिए हैं उनका हमें सदुपयोग इस तरह से करना है, उनका उपयोग इस तरह से करना है कि जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उनके लिए भी वो बचा रहे, आगे तक के लिए वो भी उसका दोहन कर पाए, वो भी उसका यूज कर पाए। ऐसा ना हो कि कहीं हम सारा आज ही इस्तेमाल कर लें और सब कुछ खत्म कर लें, यानी हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ ना बचे। तो सतत विकास क्या है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, उनका ऐसा उपयोग हम करें कि वो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रहे, ताकि वो भी इनको उपयोग कर पाएं। तो इसमें हर चीज का संरक्षण किया जाता है, उसको ऐसे यूज किया जाता है कि आगे के लिए वो सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे। जैसे आप अपने पैसे को सेव करते हैं बैंक में, कुछ जितना आपको खर्च करना होता है उनको अपने पास रखते हैं उस फ्लो को, बाकी आप अपने फ्यूचर में अपने बच्चों के लिए जो है बैंक में उसको डिपॉजिट कर देते हैं, सेविंग्स में डाल देते हैं। इसी तरह से हम अपने प्राकृतिक संसाधनों की सेविंग के लिए, संरक्षण के लिए सतत विकास का कॉन्सेप्ट लेकर आए। प्रकृति के 4 इसमें पॉइंट्स आते हैं, बिंदु आते हैं कि पृथ्वी पर जो जितनी भी चीजें हैं पृथ्वी के ऊपर, सब कुछ शामिल करते हुए एक दूसरे से वो कनेक्टेड हैं, जुड़ी हुई हैं। तो पृथ्वी पर हर एक वस्तु किसी ना किसी दिशा में जो है वो बढ़ती जाती है, और प्रकृति को सब मालूम है यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं। और यहीं पर अब हम देखेंगे जो जैव विविधता है, बायोडायवर्सिटी, क्या सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है। जैव विविधता का संरक्षण आवश्यक है कि नहीं। जैव विविधता क्या होती है, किसी जगह पर मान लीजिए कोई एक जंगल है, किसी भी जंगल में किसी भी जगह पर नंबर ऑफ स्पेसीज, या आप कह सकते हैं तरह तरह के जानवर, तरह तरह के जीवों का होना ही, एक से ज्यादा किस्म के जीवों का जो प्रेजेंस है वही कहलाती है जैव विविधता। अगर हम सभी तरह के जानवरों का, जीवों का संरक्षण करेंगे तो आगे के लिए वो फायदेमंद होगा, उनकी नस्लों के लिए भी फायदेमंद होगा। तो जैव विविधता का संरक्षण आवश्यक है। प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, पॉल्यूशन को हम कंट्रोल करेंगे तो हमारा जो आने वाले जो जीवन, आने वाले जो वर्ष हैं वो भी सुरक्षित रहेंगे, लॉन्ग लाइफ हम जी पाएंगे, हमारी नस्लों के लिए भी ये ठीक रहेगा। निर्धनता को घटाना, ये भी इसी में शामिल है। अगर आज कोई निर्धन है और कल को और ज्यादा गरीब हो गया तो उसके सर्वाइवल के, जीने के चांसेस तो बहुत ही कम हो जाएंगे। यानी इसको भी, निर्धनता को भी घटाना इसका ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही हिस्सा होगा। तो ये उपर्युक्त जो तीनों हैं ये क्या है, ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक एक प्रश्न की व्याख्या तो हम कर रहे हैं, ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि ज्यादा है, लेकिन ये क्वेश्चन को लॉन्ग लास्टिंग आखिरी समय तक याद रखने के लिए बहुत जरूरी है। आप प्रश्न पर अपने आप भी विचार कर सकते हैं अगर इस तरह से आपने समझा है प्रश्न को। बताइए, अगर ऐसा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सीखना है तो इसी तरह से लेकर के चलेंगे। अगर आपको चाहिए कि एक प्रश्न मैंने बोला और उसके सीधे आंसर मैंने टिक कर दिया, इस तरह से भी हम चल सकते हैं। मेरे लिए वो बहुत आसान रहेगा। आप लोग कमेंट करके जरा बता दीजिए, क्योंकि अभी सब्जेक्ट्स को मैं ऐसे ही लेके चलने वाला हूं। प्रश्न अगला है, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पाद को चिन्हित करने के लिए सरकार ने क्या आरंभ किया है। इसमें पर्यावरण अनुकूल का मतलब होता है इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी ऐसे सरकार ऐसे प्रोडक्ट्स को, ऐसे उत्पादों को चिन्हित करती है जिनसे हमारे पर्यावरण को कोई हार्म नहीं होता है, कोई नुकसान नहीं होता है। ऐसे एक सिंबल, एक चिन्ह जो है प्रदान किया जाता है, वो कौन सा है। देखो, एक प्रश्न के साथ कई सारी जानकारी आपके साथ यहाँ शेयर करेंगे हम लोग, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं 9 मिनट हुए हैं इस वीडियो को और सिर्फ 2 ही क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। जरा बताइए, क्योंकि अगले वीडियोस के लिए सिंपल चीज क्लियर हो जाएगी कि आपको क्या पढ़ना है, हमें क्या पढ़ाना है। ये एक ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे उत्पादों से जुड़ा एक प्रतीक चिन्ह होता है जो पर्यावरण संरक्षण या पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इसको बोलते हैं हम इको मार्क। ऑप्शन बी इको मार्क कहलाता है ये। इंग्लिश में इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इको मार्क इज अ सर्टिफिकेशन मार्क होता है ये, और ये जो है ऐसे प्रोडक्ट्स को दिया जाता है जो हमारे इन्वायरमेंट को लीस्ट इंपैक्ट करते हैं। सिंपल इतना ही समझ लीजिए। अब बात आती है कि इस इको मार्क को इश्यू कौन करता है,
भाई सरकार है, सरकार तो बहुत सारे काम करती है। सरकार ने अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग संस्थाएं बनाई होती हैं, अलग अलग संस्थाओं को अपॉइंट किया होता है। तो इको मार्क को जो है कौन सी संस्था इशू करती है? जो संस्था है इसका नाम है भारतीय मानक ब्यूरो, द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स इसको बोलते हैं BIS शॉर्ट फॉर्म में। तो भारत में राष्ट्रीय मानक जो नेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको निर्धारित करने वाली एक इंस्टीट्यूशन है ये। तो इसमें जो है जैसे उपभोक्ता जो खाद्य पदार्थ और जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की चीज़ें होती हैं उनको ये चिन्हित करने वाली एक संस्था है, उनको एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि BIS का पुराना नाम क्या था, तो इसका पुराना नाम भी आप याद रखेंगे। आपने देखा होगा कई सारे प्रोडक्ट्स पर ऐसा एक मार्क बना आता है, ISI का मार्क कुछ इस तरह का होता है, ISI का मार्क। तो ISI इसी को कहा जाता था, इसी को बोलते हैं हम। पहले इसका नाम था भारतीय मानक संस्थान, इसी को कहा जाता था इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन या ISI। ISI से एक नाम और मिलता है, वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, वो चीज़ अलग है। ये ISI ये अपना इंस्टीट्यूशन था भारत का, जो अब क्या है वर्तमान में इसका नाम क्या है BIS। भाई जब एक संस्था है तो कहीं ना कहीं पर इसके जो व्यक्ति होंगे इसमें रहने वाले संस्थान के लोगों के लिए भी रहने के लिए जगह बनाई गई जिसको हम हेडक्वार्टर या मुख्यालय बोलेंगे। कहाँ पर है ये? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये प्रश्न सब स्टैटिक हैं, पूछे हुए हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा ये क्या इन्फॉर्मेशन हमें दे दी है। जब जान रहे हैं तो सारी चीज़ें जानिए। ऐसा नहीं है आपको ये प्रश्न मैंने पढ़ा दिया तो यही पूछा जाएगा, ठीक है। कौन इशू करता है? ये सेपरेट क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन सारे के सारे। न्यू दिल्ली में है और इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुख्यालय है कहाँ पर? नई दिल्ली में। और इसके 5 जोनल ऑफिस हैं अलग अलग जगह पर। पूर्व में जो है कोलकाता है, दक्षिण में अगर बात करें तो चेन्नई में इसका है जोनल ऑफिस, मुंबई में है एक, पश्चिम में मान लीजिए इसको, चंडीगढ़ उत्तर में है, और दिल्ली जो सेंट्रल है इसका ही हेडक्वार्टर है मेन। तो ये आप याद रखेंगे, इतनी इंफॉर्मेशन काफ़ी है। एक एग मार्क और होता है, ठीक है। ये जो ISI मार्क दिख रहा है, ISI मार्क किसको बोलते हैं? यही होते हैं वो भी, ठीक है। ISI मार्क पहले इसी को BIS मार्क को ही बोला जाता था, ये जो इशू करता था। अभी एग मार्क क्या होता है? ये कौन से प्रोडक्ट को मिलेगा? एग मार्क को याद रखिएगा, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होते हैं, जो कृषि उत्पाद होते हैं, कृषि उत्पादों पर दिया जाता है एग मार्क। ये सवाल कई बार पूछा हुआ है आपकी परीक्षा में, सिंपल। तो इस प्रश्न का आंसर जो पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पाद है उनको चिन्हित करने के लिए सरकार ने जो है क्या आरंभ किया है? इको मार्क आरंभ किया है, ठीक है। कौन करता है? ये भारतीय मानक ब्यूरो करता है। ऑप्शन में ये ना हो तो ISI। अब कहेंगे ISI तो ऑप्शन में दिया हुआ है, ISI मार्क नहीं है, वो इको मार्क है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल देखिए, धारणीय कृषि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का क्या अर्थ होता है? अभी अभी हमने देखा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेन का मतलब होता है बनाए रखना, किसी चीज को बनाए रखना, मेंटेन करके रखना। तो कृषि की बात कर रहा है ये। सस्टेन मतलब बनाए रखना, नहीं स्टेबल रखना चीजों को। तो कृषि कहाँ होती है? मिट्टी में होती है कृषि, भूमि में होती है। तो भूमि जो मिट्टी है हमारी, उसकी गुणवत्ता का मेंटेनेंस, उसकी गुणवत्ता को ऐसे बनाए रखना कि हमारी भावी पीढ़ियां उसको आगे उस मिट्टी उस भूमि को यूज करके अपनी फसलें उगाती रहेंगी। तो ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में क्या हो जाएगा? भूमि का इस प्रकार प्रयोग करें कि उसकी गुणवत्ता, जो भूमि की क्वालिटी है, फर्टिलिटी है, उसकी उर्वरता है, यानी उसकी जो उपजाऊ जो भूमि जितनी रहती है उसकी जो फर्टिलिटी और उर्वरता हमेशा बनी रहे, ऐसे उसको कृषि करना है। तो ये ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखें, ये सारे सवाल पूछे हुए हैं अलग अलग परीक्षाओं में। अगर इसकी बात करें पर्यावरण से व्यवहार, ये PCS में पूछा हुआ प्रश्न है, देख लीजिए। अभी हमने पहले ही सवाल में इसको आपको अच्छे से पढ़ाया था, अब आप आराम से कर सकते हैं। पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? देखिए पर्यावरण से क्या अभिप्राय है, 4 ऑप्शन है इसमें, चारों में अलग अलग कंडीशन दी हुई है। भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया और जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। एक भूमि है, भूमि के चारों ओर का हिस्सा जो भी विद्यमान है ये पर्यावरण है। जल, जल के चारों ओर का हिस्सा क्या है? क्या है? पर्यावरण है। वायु, पौधे, इन सबके चारों ओर की जो भी प्राकृतिक दुनिया है वो क्या है? वो क्या है? पर्यावरण है। ये बिल्कुल सही बात है, अभी तो पढ़ा ही हमने पहले क्वेश्चन में। उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए हैं, ये आप हैं, ये भी बताया था। आपके चारों ओर जितनी वस्तुएं, चीजें हैं, जीव हैं, और जितना भी समय है, जितनी भी कंडीशंस आपके जैसी भी बन रही, सब कुछ जो अवेलेबल है आपके चारों ओर, वो क्या है? पर्यावरण है। सिंपल, ये भी है। भौतिक, जैवीय, सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित है,
ये भी एक ही बात है, ठीक है। इनको अलग अलग नाम ना देकर हमने फिजिकल कंपोनेंट बोल दिया, बायोटिक है ये, जैविक घटक या सजीव है, ये सांस्कृतिक तत्व, इनको सबको शामिल कर लिया। तो ये क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया, ये सारे तत्व इसमें शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, यूएनईपी का मुख्यालय कहां पर है? यूएनईपी का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसका हेडक्वार्टर आपको बताना कहां पर है? तो यूनाइटेड नेशन की, संयुक्त राष्ट्र की एक ऐसी संस्था है, ऐसा इंस्टीट्यूट है जो पर्यावरण संबंधी गतिविधियों पर कंट्रोल करती है पूरे विश्व में। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ रहा? नैरोबी में। और नैरोबी कहाँ पर है? ये केनिया में है। साथ ही इनके स्थापना वर्ष भी पूछ लिए जाते हैं। तो वर्ष 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। 1972 में इसकी स्थापना की गई थी यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे तो इसका आंसर सी होगा। यही प्रश्न को हम पहले पढ़ चुके हैं, अभी बहुत अच्छी से व्याख्या की थी हमने इसकी। क्वेश्चन देखिए, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो कैसे होते हैं? शुद्ध और मिलावट रहित होते हैं, प्रोटीन समृद्ध होते हैं, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं या आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य होते हैं। अभी अभी बताया था, जो हमारा पर्यावरण है, पर्यावरण के साथ इको फ्रेंडली बिहेव करने वाले या पर्यावरण के जो मित्र होते हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इको फ्रेंडली या पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण। इको फ्रेंडली को ही बोलते हैं पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण। पर्यावरण का मित्र होना, दोस्त होना। मित्र होने का मतलब कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, मित्र थोड़ा ही ना नुकसान पहुंचाएगा। सवाल नंबर अगला कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है। जितने भी प्रश्न यहाँ ले रहे हैं सारे पूछे हुए हैं। आमतौर पर समाचारों में आने वाला रियो+20 सम्मेलन का क्या मतलब है? ये है क्या? किस बैकग्राउंड, किस थीम पर यह बनाया गया था ये सम्मेलन, या इस सम्मेलन में किस चीज का जिक्र किया गया था? एक प्रश्न हमने किया था अभी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात, हमने परिभाषा उसकी देखी, उसको समझा, वो है क्या? वो चीज तो हमने डिस्कस कर लिया आपके साथ, लेकिन वो चीज आई कहां से? सबसे पहली बार वो कॉन्सेप्ट कहां डेवलप हुआ, कहां बातचीत की गई? तो उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात सबसे पहले की गई थी कहां? रियो+20 सम्मेलन में। इसी को हम बोलते हैं धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन। लिख लीजिए इसको। तो इसको समझिए, इसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी संयुक्त राष्ट्र की धारणीय विकास पर जो सम्मेलन हुआ है उसी को हम बोलते हैं क्या? रियो+20, या इसी को बोलते हैं अर्थ समिट 2012, क्योंकि ये 2012 में हुई थी। तो इसी को बोलते हैं पृथ्वी सम्मेलन। इसी को बोलते हैं हम पृथ्वी सम्मेलन 2012 या पृथ्वी सम्मेलन +20, जो भी आप जिस नाम से भी याद रखें, अर्थ समिट या पृथ्वी सम्मेलन 2012, इसी को बोला जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कहां पर हुआ था? कोई जगह तो होगी जहां पर हुआ होगा, ऐसे बिना जगह के कैसे होगा? तो ये ब्राजील में हुआ था। इसको याद रखेंगे, ब्राजील। अब ब्राजील में भी बहुत सारी जगह है, कोई एक फिक्स लोकेशन, एक फेमस लोकेशन तो होनी चाहिए। ब्राजील में हुआ था ये, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। रियो से ही समझ जाइएगा, रियो डी जेनेरियो में। तो एक सवाल के साथ कई सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ आ गई है, आपके पास आ गई है। ये ऐसे पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए। अब आप कहेंगे ऐसे तो सदियां लग जाएंगी हमें पढ़ते पढ़ते। एक बात समझ लो, पढ़ना है तो तमीज में पढ़ो, वरना पढ़ो ही मत। ये खाली एक विषय के साथ नहीं है, हर विषय को ऐसे ही समझना है। मैंने एक लाइव सेशन में आपको बताया था, विषय की गहराइयों को समझना जरूरी है, वो किस बारे में बात कर रहा है। ये रटने वाली चीजें नहीं है। ये जो हमारा पर्यावरण है, उसको सुरक्षित संरक्षित रखने के लिए जो चीजें हुई हैं उनको हमें याद रखना है। सिंपल क्या क्या हुआ है, ये अवेयरनेस है, ये जागरूकता है, ये कोई रटने वाली चीजें नहीं है, समझे? ये जागरूकता, जब आप जागरूक हो जाएंगे प्रश्नों को आराम से लगा के आएंगे परीक्षा में। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? अब एक एक प्रश्न के साथ हम 3-3, 4-4 प्रश्न तो ले ही रहे हैं, अब इसके साथ भी 5 प्रश्न लेंगे कम से कम, और यहां से क्वेश्चन फंस जाएगा आपको। इस वीडियो से डेफिनेटली क्वेश्चन फंसेंगे आपको। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? इसके साथ कुछ और एक्ट, कुछ और अधिनियम, कुछ और कानून भी ऐसे ही पास हुए थे, वो ईयर वाइज लिख देते हैं एक सीरीज में, पहले कौन सा है उसके बाद कौन सा, ताकि कंफ्यूजन का कोई चांस ही ना रहे। परीक्षा में यहां से इस प्रश्न से मार्क कर लीजिए, हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं, उठा करके देख लीजिए यूपी टेट का पेपर, सुपर टेट के पेपर। इनमें सबसे पहला एक्ट जो पर्यावरण से संबंधित था, पर्यावरण यहां पर ये अलग एक्ट है। पर्यावरण से संबंधित क्या होते हैं भाई? जो वन में रहने वाले जीव जंतु हैं
उनके अवैध शिकार ना हो, उनकी जो जाति प्रजाति उनको जिंदा रखा जाए, आगे भावी पीढ़ियों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए जब आप पढ़ेंगे पर्यावरण, मैंने पढ़ा है उसमें, तो इस चीज को समझेंगे। इसलिए ये प्रोटेक्शन एक्ट आया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। वर्ष इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस ईयर, ये बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है आपसे। अगला इसके बाद जो प्रोटेक्शन एक्ट आया था वो कौन सा था? 2 साल बाद एक और एक्ट अधिनियम आया था जो कि पानी यानी जल से उसके प्रदूषण, जो जल प्रदूषण होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, उसके प्रिवेंशन के लिए, उसके कंट्रोल के लिए। तो जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, एज इट इज नाम याद रखना है। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 में आया था। वर्ष पूछे जाते हैं इनके, इनमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है एक तो इसका, और दूसरा पूछा जाता है इस अधिनियम का, जो सबसे लास्ट में हम डिस्कस करेंगे अभी चलते चलते। इसके बाद में आया था वन संरक्षण अधिनियम, जो कि 1980 में आया था, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। इनको लिखवाने का मतलब क्या है यहाँ पर? एक तो इनके स्थापना वर्ष कब आए थे, ये स्थापना वर्ष नहीं, ये कब लागू हुए थे, ये वर्ष पूछे जाते हैं इनके नाम से। और ऐसे ही पूछ लेगा कि इनमें से सही क्रम में लगाइए, या इनको मैच करने के लिए दे देगा इनके वर्षों को। जब पता होगा तभी तो मैच कर पाएंगे। एक याद कर लिया और भागे भागे फिर रहे हैं कि हाँ हमें सब पता है, ऐसा नहीं होता है, समझे। एक जैसे प्रश्नों की ये क्या है, सीरीज है यहाँ पर। अब आपको मैं कहूँ कि यहाँ पर एक सवाल मैंने ऐसा करा दिया, अगले ही सवाल को मैंने ये ले लिया कि भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, 4 ऑप्शन दे दिए। फिर अगला प्रश्न ले लिया मैंने यहाँ पर कि जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण का अधिनियम कब पारित हुआ, उसके 4 ऑप्शन ले लिए। फिर एक और प्रश्न ले लिया, फिर एक ऐसे 50 प्रश्नों को अलग अलग नहीं करवाते हम लोग, ठीक है, ये टाइम वेस्ट है टोटल। यहीं पर एक क्वेश्चन की प्रकृति ऐसी है तो इनकी इंफॉर्मेशन यहाँ दे दी तो सफिशिएंट है, इससे आपका समय बचता है। इसके बाद जो एक्ट आया था वो था वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 में। वर्ष याद रखने सबके, इसीलिए लिखवाया है कि इनके वर्ष याद रखें। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। इसके बाद में सबसे लास्ट में आया था आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 86 में। तो इसको क्या कहेंगे अंत में? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट या ईपीएस को बोलते हैं, साइन 1986 में। ये तो वर्षों से याद रख सकते हैं। तो 1981 में क्या आया था? ये था वायु वाला, ठीक है। तो याद रखेंगे ये क्या है, वन्य जीवों से संबंधित, ये जल से, ये वन से, ये वायु से और ये पर्यावरण से। सिंपल, ये 5 एक्ट में से एक एक्ट जरूर परीक्षा में आपके पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम डिस्कस जरूर कर रहे हैं, व्याख्या जरूर कर रहे हैं, डिटेलिंग जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत काम की है आपकी। ये समय आपका बहुत ही ज़्यादा सदुपयोग हो रहा है अगर इस तरह से आप पढ़ पा रहे हो तो, क्योंकि आप एक इन्फॉर्मेशन, एक क्वेश्चन को ऐसे पढ़ लिया और ये सारी इन्फॉर्मेशन आप किसी दूसरे प्रैक्टिस सेट में ढूंढ रहे हो कहीं बुक से या किस से, तो वो फायदेमंद नहीं है, वो टाइम वेस्ट है टोटल आपका, ठीक है। तो यहाँ वक्त आपका बहुत बच जाएगा। एक ही प्रश्न के साथ कई सारे प्रश्न आप ले लीजिए यहाँ से हमारे। चलिए आगे चलते। सवाल नंबर नेक्स्ट है, देखिए, पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? अभी हमने एक प्रश्न किया, एक ही प्रश्न से कई सारी शाखाएं निकल सकती हैं प्रश्नों की। तो ये देखिए, एक पेरेंट क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, है ना, उसी से कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये बात कर रहा है किसकी? फर्स्ट अर्थ समिट। फर्स्ट अर्थ समिट को ही हम क्या बोलते हैं? अभी अभी देखा था हमने सेकंड लास्ट क्वेश्चन में, Rio+20 बोलते हैं इसको। 2012 में हुआ था। वर्ष याद रख सकते हैं आप, याद रखना ही पूछा जाता है। कहां पर हुआ था ये? ब्राजील में हुआ था, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में, ऑप्शन सी। एक चीज याद रखेंगे आप यहां पर थोड़ा सा, जो ये वाला हुआ था Rio+20, ये हुआ था 2012 में, ठीक है। लेकिन अगर फर्स्ट की हम बात करें, जो पहला था, इसको यहां से हटा लेंगे, ठीक है। अर्थ समिट, इसको यहाँ हटाएंगे हम। अर्थ समिट 2012 को Rio+20 कहा जाता है। ये ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और अगर हम बात करें पहले वाले की, फर्स्ट की, तो फर्स्ट भी कहाँ पर हुआ था? ये भी यहीं पर हुआ था, ठीक है। ये वर्ष याद रखेंगे 1992 में, ठीक है, 1992 में ये हुआ था। उसके बाद उसके 20 साल बाद फिर ये हुआ था। ये वर्ष ठीक है। +20 वाला कब हुआ था? 2012 में ही हुआ था। फर्स्ट वाला 1992 में, और इसका नाम भी क्या था? अर्थ समिट ही था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन ही था, फर्स्ट अर्थ समिट। दोनों के वेन्यू सेम है, जगहें दोनों की सेम है, पहला वाला भी 20 वाला भी। और ये संबंधित किससे था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित था ये, इसलिए ये बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो एक बार सिंपली इसको फाइनली कंक्लूड कर देते हैं हम लोग कि सन 1992 में
1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पर्यावरण एवं विकास के मुद्दों पर केंद्रित एक सम्मेलन हुआ था। कहां पर? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में। इस सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है और इसी को हम कहते हैं एजेंडा 21। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, सारा इन्वायरमेंट से संबंधित ही प्रश्न है। NEA से क्या आशय है? कोई डाउट अगर है आपको तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उस डाउट को अगले वीडियो में हम कंसीडर करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे आपके डाउट को। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें नेशनल NEA से क्या आशय है, क्या मतलब है इसका? नेशनल इन्वायरमेंट एजेंसी, नेशनल इन्वायरमेंट एजेंसी ऑप्शन बी इसका सही रहेगा। और राष्ट्रीय पर्यावरण एजेंसी है ये, नाम तो राष्ट्रीय से लग रहा है इसका, नेशनल की भारत में ही है लेकिन सिंगापुर में है ये, सिंगापुर की है। 1 जुलाई 2002 को इसकी स्थापना हुई थी, तो ये सिंगापुर सरकार की एक संस्था है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेशनल इन्वायरमेंट एजेंसी। फिर पूछ सकता है कि भारत में कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो इन्वायरमेंट को लेकर कार्य करती हैं, वो भी लिख लीजिए। एक शब्द आपने सुना होगा नीरी, ये नीरी की फुल फॉर्म पूछता है आपसे परीक्षा में, और ये कहां पर है ये पूछता है। तो ये क्या रहा? नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। इसकी स्थापना वर्ष 1958 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? भारत में है ये, नागपुर में। नागपुर कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र में है। नागपुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो ये कोई सी लोकेशन पर भी पूछ सकता है, दोनों में से। पूछेगा कि नीरी किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है संस्था ये, तो ये भारत सरकार का जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, साइंस एंड, ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है नीरी। तो ये भारत की संस्था हो गई, ये इंटरनेशनल संस्था हो गई। भारत में एक संस्था का नाम आपने और सुना होगा, NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में कई बार पूछा हुआ है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसकी स्थापना वर्ष, NGT या इसकी फुल फॉर्म पूछता है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। इसकी जो स्थापना वर्ष है वो 2010 है, कई बार पूछा हुआ है परीक्षाओं में, ये स्थापना वर्ष 2010, इसलिए हम मेंशन कर दिए गए हैं सबको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। इस सवाल को हमने कई तरह से देखा है और ये कई तरह से पूछा भी जाता है। तो 14 क्वेश्चन नंबर क्या है? धारणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? इसका कॉन्सेप्ट क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का? हमने पहले ही बोला था, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनका उपयोग हम इस तरह से करें कि हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी इनका इस्तेमाल कर सकें, यानी उनके लिए भी बचा रह सके। संवेदनशीलता किसको लेकर के है? ये प्राकृतिक संसाधनों को लेकर के है, नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर के है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? सब लोग बता देंगे इस प्रश्न का आंसर। इसके साथ एडिशनल जो प्रश्न पूछा जाता है उसको हम चर्चा करेंगे उसकी। विश्व पर्यावरण दिवस को आप जानते हैं, ये 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो जून आने में वक्त है, तो इससे पहला वाला जो है कब मनाया गया होगा? विश्व पर्यावरण दिवस 2020 वाला सेलिब्रेट किया गया होगा। उसकी कुछ थीम रही होगी जो परीक्षा में पूछी जाती है हमेशा। इसको बोलते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ठीक है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, सबसे पहली बार जो पहला इन्वायरमेंट डे मनाया गया था वो वर्ष कौन सा था? 5 जून को मनाया गया था 1974 में। पहला वाला जो सबसे पहला मनाया गया था, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, 5 जून 1974 में पहला क्या मनाया गया था? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया गया था। और अभी लेटेस्ट याद रखना है और पहला याद रखना है। तो अभी 20 वाला जो मनाया गया है, अब इसको किस देश ने होस्ट किया है, ठीक है, उसका होस्ट कंट्री पूछा जाता है और उसकी थीम क्या रही। तो इसको याद रखेंगे, इसकी थीम थी 2020 वाले की, इसकी थीम रही जैव विविधता। इसको ऐसे याद रखेंगे, ये टर्म आपने सुना हुआ है, जैव विविधता इसका थीम था, यानी बायोडाइवर्सिटी इसका थीम। सवाल नंबर नेक्स्ट देखें, EPA का फुल फॉर्म क्या है? अभी हमने देखा था एक प्रश्न, इसको इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से हमने लिखा था वहाँ, ठीक है, लेकिन कुछ एजेंसियों के भी नाम हैं जो ऐसे से मिलते हैं अपने। अगर वहाँ पर अधिनियमों की बात की जा रही होगी तो अधिनियमों में EPA क्या है? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है। अगर यहाँ पर संस्थाओं की बात की जाएगी तो ये क्या है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है। ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी ये कौन सी है? EPA है। कहाँ की एजेंसी है ये? कहाँ पर है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी? ये US में है, अमेरिका में है। नेक्स्ट, एक सिंपल सा सवाल है बहुत, इसको आसानी से आप आंसर कर सकते हैं।
इनको मैं पढ़ा चुका हूँ, आपको जो बताया है इन्वायरमेंट का वो PDF जो टेलीग्राम में ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। तो पृथ्वी, देखिए एक चीज़ और बता दें, कुछ जो PDFs हैं उस पर आपको पासवर्ड लगा मिलेगा। उन पासवर्ड को आप ऐसे याद रख सकते हैं, मेरा नाम है IRSHAD इरशाद सर, बिना स्पेस के आप ये पासवर्ड डाल सकते हैं वहाँ पर, तो वो PDF ओपन हो जाएंगे। तो इसमें I कैपिटल रहेगा, S कैपिटल रहेगा, और कोई भी स्पेस नहीं देना है किसी भी लेटर के बीच में, तो PDF ओपन हो जाएंगे। आई थिंक हिस्ट्री के PDF पर वो पासवर्ड लगा हुआ है, तो आप ऐसे कोई भी PDF जिन पर पासवर्ड है उसको इस पासवर्ड से ब्रेक कर सकते हैं आप। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर ये आप हैं, हम हैं। तो यहाँ पर आप देखें बहुत सारी धूल धक्कड़ हवाएं चलती हैं, बहुत सारी गैसेस विद्यमान रहती हैं, पृथ्वी के चारों ओर ही हैं ये, ठीक है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को, पृथ्वी के चारों ओर वायु के आवरण को हम बोलते हैं वायुमंडल या एटमॉस्फेयर। पढ़ाया हुआ है ये टॉपिक आपको हमने उसी इन्वायरमेंट के कोर्स में। तो इसका आंसर सी होगा। जलमंडल क्या है? पृथ्वी के 70% हिस्से पे क्या है? पानी पानी है, तो पानी वाले हिस्से को जलमंडल बोलते हैं हम लोग। भूमंडल, पृथ्वी के जो लैंड वाला हिस्सा है उसको भूमंडल बोलते हैं, ठीक है। जल कण, पानी के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो जल कण, तो सिंपली वायुमंडल है। सवाल नंबर अगला नेक्स्ट है, वातावरण में सबसे ज़्यादा किसका प्रतिशत है, यानी कौन सी गैस प्रेजेंट है वायुमंडल में या वातावरण में, एटमॉस्फेयर में। तो यहाँ सवाल हमारे काफ़ी हो चुके हैं, 30 से ऊपर चले गए होंगे आई थिंक। अब हम डिस्कस करते हैं इसको। ये प्रश्न बहुत तरीके से पूछा जाता है अलग अलग, इसको हमने पढ़ाया आपको बहुत डिटेल में, सारे टॉपिक डिटेल में पढ़ाए हुए हैं आपको, बहुत सारे प्रश्न आप आसानी से कर लोगे। चलिए तो इसको डिस्कस करते हैं। तो वातावरण में देखिए बहुत सारी गैसों का मिक्सचर है, वायुमंडल जो वातावरण है बहुत सारी गैसों का मिक्सचर रहता है। तो वायु को हम बोलते हैं एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, विभिन्न गैसों का मिश्रण, या एटमॉस्फेयर को बोलते हैं एटमॉस्फेयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। किस तरह की गैसों का मिक्सचर होता है? इसमें सबसे ज़्यादा होती है नाइट्रोजन। कौन कौन सी गैसें होती हैं? सबसे ज़्यादा होती है नाइट्रोजन का परसेंटेज है, परसेंटेज लिखवा रहे हैं इसको याद रखिएगा। यहाँ तो नाइट्रोजन, उसके बाद होती है ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में, उसके बाद ऑक्सीजन होती है 21%। टोटल कितनी हो गई? ये 99% हो गए दोनों को मिला करके। तो अगर आपसे प्रश्न ये पूछे कि हमारे वातावरण में, हमारे वायुमंडल में कौन सी गैसें हैं जो 99% हैं, विद्यमान हैं, तो ये दोनों ही गैसें हैं, ठीक है। इसके बाद जो गैसें बचती हैं वो 1% में शामिल की जाती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा 1% में भी सबसे ज़्यादा कौन सी है? आर्गन है। आर्गन है इसमें लगभग 1%, इसको कहेंगे 0.93, ठीक है। आर्गन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रतिशत आपसे पूछा जाता है, तो ये है 0.03%। ऐसे ही पूछी हुई है परीक्षा में, ये इतने ही परसेंटेज पर। तो ये क्रम है। उसके बाद में भी और भी गैसें हैं, ठीक है ना, नियोन, क्रिप्टॉन, हीलियम, ये सब। तो ये लगभग कितने हैं? 1% का लगभग हिस्सा है ये, तो इनको याद रखेंगे। तो वातावरण में सर्वाधिक कौन सी है? नाइट्रोजन है, यहाँ से दिख गया है। उसके बाद में किसका नंबर आएगा? यहाँ ऑक्सीजन का नंबर 2nd है। उसके बाद में 3rd नंबर पर आर्गन है ही नहीं इसमें ऑप्शन में, ठीक है। हाइड्रोजन सबसे कम है, लास्ट है हाइड्रोजन, ठीक है। सबसे कम हाइड्रोजन ही है वायुमंडल के अंदर। तो ये इस तरह से जैसे हमारी पृथ्वी है ना, पृथ्वी के चारों ओर ये गैसें विद्यमान हैं, इसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है ना। हम यहाँ पर खड़े हैं, ये गैसें हैं। पृथ्वी की कितनी हाइट तक जाती हैं? तो लगभग 33 किलोमीटर, लगभग 32 किलोमीटर तक की हाइट से, पृथ्वी की 32 किलोमीटर हाइट तक जो है 99% भाग जो है इन्हीं गैसों का होता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको। अगला सवाल देखिए। अभी बताया था आपको वायु क्या है, एयर क्या है? एयर इज अ, या एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर, मिश्रण है ये विभिन्न गैसों का। किस चीज़ का मिश्रण है? मिक्सचर किस चीज़ का है? गैसों का मिक्सचर है, मिश्रण है। हमेशा पूछा जाता है सवाल ये आपके स्कूलों में जब आप परीक्षाएं देते होंगे उस वक्त भी पूछा जाता है, और ये यहाँ भी पूछा जाता है। हरित विकास, ग्रीन डेवलपमेंट, एक किताब लिखी गई है, इसके लेखक कौन है? देखिए ये जो नाम आपको दिख रहे हैं, हरित विकास या ग्रीन डेवलपमेंट, ऐसी ऐसी किताबों के नाम पूछेगा जो पर्यावरण से संबंधित होंगी। तो ये WM एडम्स ने लिखी है किताब, इनका पूरा नाम है विलियम्स M एडम्स। इस प्रश्न को देखिए, शुष्क हवा में, ड्राई एयर में नाइट्रोजन कितने % होती है? अभी जस्ट देखा है हमने, 78% नाइट्रोजन की मात्रा होती है। अगला सवाल नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में शामिल किए जाते हैं? प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं जो प्रकृति ने हमें दिए हैं? प्रकृति ने हमें वन दिया है, प्रकृति ने हमें जल दिया है। कहीं हम बना रहे हैं क्या जल? वन भी नहीं बना रहे, प्रकृति ने दिए हैं। खनिज, मिनरल्स भी हमें किसने दिए हैं?
ये पृथ्वी ने ही दिए हैं, ये प्रकृति ने दिए हैं। सड़कें का निर्माण हमने किया, सड़कें स्वतः नहीं बनती, खुद से नहीं बनती, इनको क्रिएट किया गया है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित नोबल गैसेस में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है, यानी एटमॉस्फेयर में कौन सी नोबल गैस नहीं पाई जाती है। पहले तो अक्रिय गैस या नोबल गैसेस कौन कौन सी होती हैं। ये हीलियम भी क्या है, हीलियम क्या है, एक नोबल गैस है, ठीक है। नियॉन भी एक नोबल गैस है। आर्गन भी एक क्या है, आर्गन भी क्या है, एक नोबल गैस है। रेडॉन भी एक नोबल गैस है, क्रिप्टॉन भी और जीनॉन भी। लेकिन इनमें से एटमॉस्फेयर में कौन सी प्रेजेंट नहीं है, तो इसको याद रखिएगा, ये रेडॉन एटमॉस्फेयर में नहीं पाई जाती हैं, बाकी ये पाई जाती हैं। तो इनका ऑर्डर क्या है, हमने देखा था कि जब नाइट्रोजन हम देख रहे थे, जब नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन कितने परसेंट पाई जाती है, 78% नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन पाई जाती है 21%, और बाकी 1% में रेस्ट गैसेस थी। 1% में जैसे हमने बात की थी आर्गन पाई जाती है 0.93%, तो ये तो पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद में आर्गन के बाद में अगर आप देखोगे घटते क्रम में, तो आर्गन के बाद में आप कर सकते हैं किसको, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, ये तो नहीं है, नोबल गैस नहीं है। लेकिन उसके बाद में आप देखेंगे नियॉन पाई जाती है। नियॉन के बाद में आप देखें उससे कम में हीलियम पाई जाती है। हीलियम के बाद में क्रिप्टॉन भी पाई जाती है, और ये जेनॉन भी पाई जाती है। लेकिन जो रेडॉन है ये नहीं पाई जाती, ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। नेक्स्ट वन, तो ये इतने अमाउंट में ये है, बाकी जो 1% का कुछ हिस्सा बचता है वो उसमें ये सारी गैसेस आती है। कुछ क्वेश्चंस के नंबर यहाँ पर मिसिंग है, उसकी चिंता ना करें आप। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये नीदरलैंड में है। नीदरलैंड में कहाँ पर, एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम में कहाँ है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर। ये प्रश्न अभी अभी देखा था हमने, कहाँ पर है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, ठीक है। नीरी कहाँ पर स्थित है, नीरी का फुल फॉर्म अभी डिस्कस किया था हमने, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नागपुर में है, महाराष्ट्र में है, नागपुर महाराष्ट्र में है। एक बेहतरीन प्रश्न देखिए, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां यानी पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो कौन सी गैस की कमी हो जाएगी। देखिए इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं अभी। ये सन है, ये सनलाइट है, सन है, सनलाइट निकलती है यहाँ पर, ये हमारे प्लांट्स लगे हुए हैं, ये प्लांट है। और जब सनलाइट इस प्लांट पे पड़ती है, इस पौधे पे पड़ती है, तो ये क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया करता है, अपना खाना बनाने की तैयारी करता है। भोजन जो भी बनाता है इस सनलाइट की प्रेजेंस में ही बनाता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर से ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, यहाँ से ये सनलाइट लेता है, सन से सनलाइट की प्रेजेंस रहती है इसमें, और ज़मीन से ये वाटर ले लेता है। इन सब की प्रेजेंस में ये अपना भोजन बनाना स्टार्ट करता है। जब ये भोजन बनाता है तो बाई प्रोडक्ट में क्या मिलता है हमें, ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन रिलीज करता है प्लांट यानी वन, यानी पेड़ पौधे यानी वनस्पतियां ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। अगर इन जंगलों को ही काट दिया जाएगा, वनस्पतियों को काट दिया जाएगा, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ऑक्सीजन भी रिलीज नहीं होगी। तो किस चीज़ की कमी हो जाएगी, कौन सी गैस की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी। नेक्स्ट, समझ आ गया होगा। आई थिंक वीडियो की लेंथ काफ़ी हो गई है, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। और इसका PDF आपको 1 से 2 दिन में मिलेगा, वो टेलीग्राम से ले लेंगे आप लोग, ठीक है। आंसर सहित मिल जाएगा आपको, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ करते रहो, जितना सुनोगे, जितना देखोगे इन वीडियोस को, उतना याद होने के चांसेस। मैंने एक चीज़ कही थी, आपको चाहे खुद से ट्राई कर सकते हो उस चीज़ को। क्वेश्चंस हैं आपके पास, बुक्स हैं, बुक्स को आप जो फैक्ट लिखें, तथ्य लिखें, उनको मुंह से बोलना शुरू करो। मुंह से बोलना शुरू करोगे, एक बार में नहीं आएगा, ठीक से बोला जाएगा, पूरी लाइन दो बार में नहीं आएगा, 3 बार में, चौथी बार में आ जाएगा तो बिना देखे ही बोल पाओगे। बोल करके सुनना ज़्यादा समय तक याद रहता है। तो ये खुद से भी ट्राई कर सकते हैं आप अपनी किताबों से। और यहाँ पर इन जो लेक्चर्स अब आएंगे ना जूनियर सुपर टेट के, जैसे यही है, जितनी भी क्लासेस मेरी आएंगी, एक भी मिस मत करना, गलती मत कर देना, ठीक है। इस वीडियो की क्वालिटी आप देख रहे हैं, क्वेश्चंस की क्वालिटी देख रहे हैं, हर एक चीज़ यहाँ पर आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। तो ये वीडियो फॉर्मेट आपको पसंद आया है तो इसमें उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे ही पढ़ना है या फिर डायरेक्टली क्वेश्चंस करवाएं आपको 10 मिनट में या 12 मिनट में ही आपको ये 28 के 28 क्वेश्चन करवा दिए जाते, एक्स्ट्रा समय नहीं लगता। अब आपको प्रश्न यहाँ 50 से ऊपर कूद चुके हैं, जरा यहाँ पर काउंट करना है इसको। 28 तो नंबर में है, 28 से 50 से ज़्यादा हो चुके हैं जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। इस चीज़ का भी ख्याल रहे आपको,
चलिए इस वीडियो में हम रहने देते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।